हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनमा ट्रोल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 12th हिस्ट्री के कुछ वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं जो 2024 एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। गुप्त काल और कुषाण काल से जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे हमारे साथ, ठीक है। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें, हम आपको पीडीएफ भेजवा देंगे, ठीक है। चलिए तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगती है एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने में हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले 12th हिस्ट्री के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ और सब्जेक्टिव भी है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, मौर्य वंश, है ना, जैन बौद्ध धर्म, इन सब का क्वेश्चन आंसर मैं करा चुका हूँ। तो आप जाके हमारे चैनल पे या प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए 5 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, ठीक है। देखिए, गुप्त काल भारतीय इतिहास का एक युगांतकारी काल है। किसी भी काल को स्वर्ण काल का दर्जा उसके उपलब्धियों के द्वारा दी जाती है। गुप्त काल को स्वर्ण काल इसलिए कहते हैं कि गुप्त काल में देश की संस्कृति चरमोत्कर्ष पर थी। उस काल में ज्ञान, विज्ञान, कला, स्थापत्य कला, साहित्य कला, मंदिर निर्माण आदि का विकास हुआ। भारत के सभी प्रमुख मंदिरों का निर्माण एवं साहित्यिक संकलन इसी काल में हुआ। गुप्त वंश के शासक संपूर्ण भारत को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वहीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य विद्वानों का महान आश्रयदाता बना। यह काल आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ा ही समृद्ध था, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। चलिए इसको आप समझते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं। देखिए, किसी भी काल को हम लोग स्वर्ण काल तभी कह सकते हैं जब उस काल में सभी क्षेत्रों में विकास हो, ठीक है। ये नहीं कि स्वर्ण काल सोना की वजह से नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस काल में जो हुआ, ज्ञान, विज्ञान, कला, स्थापत्य कला, मूर्ति निर्माण कला, साहित्य कला, है ना, मंदिर निर्माण कला, इन सभी का विकास जोरों शोरों से हुआ, खूब हुआ। इतना ही नहीं, इस काल के जो शासक थे समुद्रगुप्त, उन्होंने तो लगभग पूरे भारत को मतलब एक कर दिया था, सभी राज्यों को जीत करके अपने में साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। तो इस काल में सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में विकास देखने को मिलता है। इसीलिए इस काल को यानी गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होइएगा। चलिए तब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर टिप्पणी लिखे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर टिप्पणी लिखे, ठीक है। उत्तर देखिए, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया एक प्रमुख अभिलेख है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को किसने लिखा है, तो हरिसेन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्या हरिसेन ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला स टाइप नहीं हुआ, इसलिए हरिसेन ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, जिससे हमें गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। इस अभिलेख को ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। यह अभिलेख पहले कौशाम्बी में था, जिसे बाद में इलाहाबाद में लाया गया। इस अभिलेख को प्राचीन भारतीय अभिलेखों का सरताज भी कहा जाता है। इससे हमें समुद्रगुप्त के जीवन, चरित्र और उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति क्या है, एक अभिलेख है, ठीक है, जो प्राचीन भारतीय जो भी अभिलेख हुए उनका सरताज इसे कहा जाता है, किसे, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को। यह अभिलेख गुप्त काल के समुद्रगुप्त जो शासक थे, ठीक है, उन्हीं के दरबार में एक व्यक्ति, एक कवि हरिसेन रहते थे, ठीक है, उनके द्वारा इस अभिलेख को लिखा गया है। और इस अभिलेख में
गुप्त वंश के जानकारी के साथ साथ मुख्य रूप से समुद्रगुप्त के बारे में विशेष जानकारी इस अभिलेख में लिखा गया है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, वो अलग है मौर्य वंश के संस्थापक। ठीक है, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय लिखा रहेगा, कभी कभी द्वितीय न लिख करके सीधा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी लिखा रहता है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय इसका पूरा नाम हुआ, और इसका जो ये विक्रमादित्य है क्या है, एक उपाधि है। ठीक है, उपाधि समझते हैं। वो शकों को पराजित करके इन्होंने उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य के। आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। कभी भी उपलब्धि पूछे, जीवनी पूछे, चरित्र पूछे, तो सबसे पहले हमें वो जिसके बारे में पूछे उसके बारे में, उसके माता पिता, उसका जन्म, ठीक है, उनके बारे में ही बेसिकली लिखना होता है। फिर जो मेन पॉइंट है वो लिखना होता है। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश के महान शासकों में से एक था। यह समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी और उसके पुत्र थे। इनके माता का नाम दत्त देवी था। विक्रमादित्य उसकी उपाधि थी, जो शकों को पराजित करके इन्होंने धारण किया था, जैसा कि हमने बताया। और इनकी पत्नी का नाम जो था वो नाग कन्या, ये नाग कन्या थी इनकी पत्नी, उनका नाम क्या था, कुबेर नाग। और पुत्री का नाम था प्रभावती, जिसका विवाह जो है वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इनका जो शासनकाल है 375 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच था। इनका शासनकाल शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इनकी उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, देखिए, ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है, ये समुद्रगुप्त के बाद सबसे योग्य शासक हुए गुप्त वंश में। ठीक है, ये अपने भाई रामगुप्त को मार करके शासक बना था। ये अपने भाभी से ही विवाह कर लिया था। ठीक है, भाई थोड़ा बकलोल था रामगुप्त, उसको ये दोनों ने मिल करके हटा करके शासक बना था। ठीक है, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये समुद्रगुप्त के पुत्र रहता है। ठीक है, और इनका जो शासनकाल है 375 से 414 ईस्वी तक है। इनके जो पुत्री थी प्रभावती और पत्नी थी कुबेर नाग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसकी उपलब्धि के बारे में। ठीक है, इनकी उपलब्धियों में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ का निर्माण इन्होंने करवाया है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने या विक्रमादित्य ने। ठीक है, इनके दरबार में कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी आदि जैसे विद्वान निवास करते थे। यह स्वयं वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, किंतु अपने जनता पर अपना धार्मिक सिद्धांत नहीं थोपा। इसके बाद है दरबार में इसके दरबार में है ना प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि फाहियान किसके दरबार में आया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। फिर देखिए, इनकी जो पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी उज्जैन थी, जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है पूरा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि नवरत्न क्या है। नवरत्न क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में निवास करने वाले नवरत्नों के नाम लिखे। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 नंबर में या ऐसे ही पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले किन्हीं 4 नवरत्नों का नाम लिखे, ऐसे ही पूछा जाता है 2 नंबर में। ठीक है, तो आपको ये पूरा याद रखना है, नवरत्न पूरा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग चलिए पढ़ते हैं। देखिए, गुप्त साम्राज्य भारत का एक महान साम्राज्य था, है ना। इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसके शासक विद्वानों के महासंरक्षण थे। क्या कह रहा है? इसके जो शासक थे विद्वानों के महासंरक्षक थे। अतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने दरबार में कुछ विशेष क्षेत्रों का 9 प्रमुख विद्वानों को सुरक्षा प्रदान किया था। ठीक है, उसे ही नवरत्न कहते थे, जो निम्नलिखित है। अब इन नवरत्नों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए।
पहला बेताल भट्ट। देखिए इसमें नंबरिंग नहीं होता है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे जो इस नंबरिंग के हिसाब से पहला बेताल भट्ट जो कि एक लेखक था, ठीक है। छनी, एक मिनट, हाँ, छपनक जो जैन साधु था, ठीक है। कालिदास, कालिदास जो लेखक था, आपको पता ही होगा। धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सक था, यानी डॉक्टर। और वर रुचि जो साहित्यक है ना, व्याकरण व्याकरण को भी मतलब जानकारी था, और वैज्ञानिक भी थे। ये कौन? वर रुचि। घटकपर जो था वो कवि थे। और वरामिहिर, आप लोगों को याद होगा, सीरियल में भी देखे होइएगा, भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्र के भी जानकार थे ये, ठीक है। उसके बाद अमर सिंह और शंकु, ये थे टोटल 9 रत्न, ठीक है। इनको आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। एक अकबर का 9 रत्न आपको याद रखना है, और एक ये 9 रत्न पूछता है एग्जाम में, कन्फर्म है। या तो ये 9 रत्न पूछेगा या अकबर का पूछेगा। अगला जो क्वेश्चन है, गुप्त काल में बनाए गए प्रमुख मंदिरों के नाम। आपसे पूछेगा कि किन्हीं 2, किन्हीं 4 गुप्त काल के मंदिर के नाम लिखे, ठीक है। चलिए, एरन का विष्णु मंदिर, जो पहला जो है एरन का विष्णु मंदिर, जो मैंने नंबरिंग देना थोड़ा यहाँ पे भूल गया हूँ। आप पहला जो है एरन का विष्णु मंदिर, जो कहाँ पड़ता है? सागर मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? सागर मध्य प्रदेश में। दूसरा है टिगवा का विष्णु मंदिर, जो कहाँ पड़ता है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। अगला है नाचना कठार का पार्वती मंदिर। नाचना कठार का पार्वती मंदिर कहाँ पड़ता है? पन्ना एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पड़ता है, ठीक है। भूमरा का शिव मंदिर जो सतना मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। और ये जो 2 है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो रायपुर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, अग्रहार किसे कहा जाता है, यानी अग्रहार क्या है। देखिए, गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दी गई दान में कर मुक्त भूमि को अग्रहार कहा जाता है। इस भूमि का विक्रय नहीं होता था, यानी जो शासक है, राजा जो है, ये ब्राह्मणों को और मंदिरों को जो भूमि दान में दे देते थे, उसे ही हम लोग अग्रहार कहते थे। और इसको जब एक बार दान में दे दिया गया तो इसे फिर बेचा नहीं जा सकता था। अगला जो क्वेश्चन है आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा, कनिष्क के जीवन चरित्र पर और उपलब्धियों पर प्रकाश डाले, ठीक है। तो ये कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था, बिल्कुल था। इन्होंने ही रेशम मार्ग पे भी अधिकार कर लिया था, जो चाइना से आती थी, ठीक है। चाइना से पश्चिम एशिया में जाती थी, उस पर अधिकार कौन कौन कर लिया था? जो भारत होकर गुजरती थी। आज वो जो इलाका है वो पाकिस्तान और चाइना ने कब्जा कर लिया है, जो POK बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वही वाला इलाका, वहाँ पे रेशम मार्ग है, तो उस पर ये कुषाण जो कनिष्क था वो अधिकार कर लिया था, ठीक है। और चाइना वालों से टैक्स लेता था। आज देखिए वो जो है आज उसके कब्जा में है, और इतना पहले हमारे कब्जा में था, जो भारत के कब्जा में। देखिए, कनिष्क कुषाण वंश के सबसे महान शासक था। इनका जो राज्यरोहण 78 ईस्वी में हुआ था, यानी ये राजा कब बना था? 78 ईस्वी में। और इनकी राजधानी क्या थी? पेशावर थी। और इन्होंने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर की स्थापना किया। पूछ दे कनिष्कपुर शहर की स्थापना किसने किया, तो याद रखेंगे कनिष्क ने। उनकी दूसरी राजधानी जी मथुरा थी। क्या थी? मथुरा। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था, ठीक है। इसके शासनकाल में बौद्ध धर्म की चौथी वर्षंगति हुई थी, जो कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। कनिष्क महान शासक के साथ साथ कुशल सेनापति भी था, कला एवं साहित्य का महासंरक्षक था, ठीक है। इनके काल में 2 शैली, एक गंधार कला शैली और दूसरी मथुरा कला शैली का विकास हुआ, जिसमें महात्मा बुद्ध तथा महावीर के जीवन से जुड़े विभिन्न दृश्यों का चित्रण किया गया, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा,
देखिए, एक गंधार कला शैली और एक मथुरा कला शैली, दोनों में से एक आपको पूछेगा, लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग दोनों को याद रखेंगे। गंधार कला शैली पर टिप्पणी लिखी, इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, गंधार कला शैली मूर्ति निर्माण की एक प्रमुख कला शैली है। क्या है? मूर्ति निर्माण की एक कला शैली है। इसका जो विकास है ना, इसका विकास कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में हुआ था। इसे रोमन, हिंदू यूनानी, इंडो आर्यंस एवं हेलेनिस्टिक कला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें मूर्ति को इतना सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है कि वह यूनानी देवता अपोलो के समान दिखाई पड़ते हैं। मूर्ति निर्माण की शैली में महात्मा बुद्ध तथा उनके जीवन से जुड़े सभी घटनाओं का चित्रण किया गया है। इस कला की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए, इसकी जो विशेषताएं हैं ये क्या है? मानव शरीर का यथार्थ चित्र, यानी मानव जो शरीर है जैसा है ना, एकदम सेम टू सेम इस कला शैली के द्वारा बना दिया जाता था। देखिए, इस कला शैली में बुद्ध को यूनानी वेशभूषा में दर्शाया गया है। इसके अलावा शरीर में अत्यंत, यानी महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा बनाई गई थी इस कला में, तो शरीर में अत्यंत सत्य वस्त्र को दिखाया गया है। नाक नक्शा पर विशेष जोर दिया गया है इस कला शैली में, गंधार कला शैली में। अब अगला वही है मथुरा कला शैली। आपसे दोनों में से कोई एक पूछेगा। देखिए, मथुरा कला शैली पर टिप्पणी लिखें। मथुरा कला शैली मूर्ति निर्माण की एक प्रमुख कला शैली है, जिसमें महात्मा बुद्ध के मूर्तियों का निर्माण किया गया है, दोनों में, ठीक है, मथुरा गंधार रोल में। इस कला का विकास भी कुषाण वंश के काल में हुआ था। महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति इसी कला में बनी। एक मिनट, क्या हो गया? एक मिनट बस, हाँ आ गया, ठीक है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो है इसी कला में बना था, पहला मूर्ति, ठीक है। ये जो कला थी ये स्वदेशी कला थी, ये कहीं बाहर से नहीं आया था। और इसकी जो मुख्य विशेषता है जो नीचे लिखा हुआ है, सबसे पहले इस कला में क्या होता था कि मूर्ति को लाल बलुआ पत्थर से बनाया जाता था। इसके अलावा चेहरे पर चक्र के समान दिव्य प्रकाश दिखाया गया है इस कला के तहत जो मूर्ति बनाया जाता था उसमें। इस कला में बुद्ध के माथे पर बाल और मुंह को नहीं दिखाया गया है। इसमें बुद्ध की खड़ी और बैठी दोनों प्रतिमाओं का निर्माण कराया गया है। तो इतना ही क्वेश्चन है जो इस गुप्त काल और कुषाण काल से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-7 क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, और नहीं तो आप लोग हमसे PDF भी मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग कमेंट करें कि आपको किस चैप्टर का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। कल मैं उसी पे वीडियो लाऊंगा, ठीक है। ये वीडियो सुबह आपको 7 बजे मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को शेयर भी करें, व्यूज़ आता नहीं है इसलिए थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हो ना। आप लोग अगर लाइक कमेंट शेयर करेंगे तो ठीक है, व्यूज़ आएगा। और इससे मैं क्या करूँगा कि आपको और ज़्यादा आपको क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, ठीक है।